Hello everyone. Today we are going to start electromagnetic induction previous year 2024 जिसमें मैं लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। इसके मैं 2 पार्ट बनाने की कोशिश करूँगा ताकि कोई भी पार्ट लॉन्ग लेंथ का ना जाए। तो लगभग 5 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डालने वाला हूँ और अगले 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो जिसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन है आर रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो जो डाटा दे रखा है उसको हम यहाँ पर अलाइन करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप दिया हुआ है और जिसकी साइडें ये हमें बता रहा है कि एक है 12 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है 5 सेंटीमीटर। विद इट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस उसकी डायमेंशन दे दी है रिस्पेक्टिवली मूव्स विद एट वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें दे रखी है। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इसे लिखना पड़ेगा 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, है ना। हम मीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम MKS को फॉलो करेंगे, उसी के अनुसार देखेंगे क्या होता है। तो हमारे पास ये 2 डाटा गिवन है जो कि मैंने इसमें अलाइन कर दिए। अब हम आते हैं इन द स्पेस कंटेनिंग अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इन द पॉजिटिव Z डायरेक्शन। चलो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ली है। अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट की जानकारी दे देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फैराडेज लॉ, और फैराडे का भी कौन सा लॉ? सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ हमें क्या जानकारी देता था कि जब जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तब तब हमारे पास EMF जनरेट होगा, है ना। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिया करता था तो ये सिर्फ d∅/dt हो जाता था। फाई क्या होता था हमारे पास? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था? B वेक्टर और .A वेक्टर, ये फॉर्मूला होता था। तो इसका मतलब ये होगा कि जब जब फ्लक्स में चेंज आएगा तब तक इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, जब जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तब तब EMF पैदा होगा। यही समझ में आ रहा है ना। देखो जब जब इसमें चेंज आएगा तब तब EMF होगा और जब जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तब तब फ्लक्स होगा। तो ये 2 ही फॉर्मूले हमें यहाँ पर चाहिए और इन्हीं के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कैसे देखते हैं। सो हियर मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएबल बोल दिया, मतलब चेंज हो रही है। उसके बाद कहा गया है फील्ड हैज़ अ ग्रेडियंट 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, पर सेंटीमीटर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज तो है लेकिन वो लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज है। dB/dx 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर। इसको बोलेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, मतलब जगह के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। जैसे जैसे जगह बदलेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी और वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा वैसे ही हमारा EMF जनरेट होगा। ये लिंक हमारा बना। आफ्टर देन ये जो dB/dx है ये सेंटीमीटर में ये भी यहाँ पर दे रखा है, तो इसे मीटर में क्यों ना कन्वर्ट कर लें। तो 10⁻³ टेस्ला, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻² मीटर लिखना पड़ेगा, जो कि ऊपर जाके 10⁻⁻1 टेस्ला पर मीटर हो जाएगा। देन इसका मतलब dB/dx हमारे पास ये निकल गया विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। और आगे चलते हैं। एंड इट डिक्रीजेज विद द टाइम एट द रेट ऑफ 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड। अगला इन्होंने टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया है, जो कि क्या होगा? dB/dt 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है हमें यूनिट में। तो आपको बात एक समझनी होगी। इस क्वेश्चन का फ्रेम कुछ इस प्रकार तैयार होगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो हो रही है लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड 2 कारणों से चेंज हो रही है। पहले स्पेस की वजह से चेंज हो रही है और दूसरा चेंज आ रहा है टाइम की वजह से। टाइम की वजह से तो हम काफ़ी पढ़ भी चुके हैं फैराडे में, लेकिन इसमें नया कॉन्सेप्ट क्या है? स्पेस के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो सिंपल सा फॉर्मेट इस क्वेश्चन का क्या बनता है कि एक EMF तो यहाँ से मिलेगा, E1 बोल देंगे, और एक EMF यहाँ से मिलेगा जिसको E2 बोल देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे तो E1 + E2 मिलेगा। और एक बार जैसे ही आपके पास टोटल वोल्टेज आ जाती है वैसे ही हम आगे देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी रिक्वायरमेंट है कि रेजिस्टेंस हमें दे दिया गया है 6 मिली ओम और पावर हमें निकालनी है।
और जो कि 10⁻⁹ के फॉर्मेट में निकालनी है ताकि उसके पहले जो भी सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है उसे हम निकाल पाएँ। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला और चाहिए होगा जो कि क्या होता है v²/r, पावर का बेसिक फॉर्मूला है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। तो पावर है हमारे पास v²/r, तो टोटल यहाँ पर जो वोल्टेज है वो v हो जाएगी और v²/r हो जाएगा। r हमें दे ही रखा है, तो मुझे लगता है अब क्वेश्चन का फ्रेम आप समझ चुके होंगे, बस अब हमें कैलकुलेशन करना बाकी है। तो सबसे पहले उठाते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट किसके रिस्पेक्ट में था? विद रिस्पेक्ट टू स्पेस के रिस्पेक्ट में था। इसका ईएमएफ अगर निकालें मैग्नीट्यूड वाइज तो वो होगा d∅/dt। फ्लक्स क्या होता है? B इंटू ए, तो यहाँ आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब d/dt यहाँ पर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ dB/dt, लेकिन हमने ऊपर क्या लिखा है? विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। अगर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस लिखा है तो मुझे टाइम यहाँ पे नहीं चाहिए। अगर मुझे टाइम यहाँ पर नहीं चाहिए तो मैं क्या काम कर सकता हूँ? x dx से ऊपर और dx को नीचे मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। ऐसा जैसे ही मैं कराता हूँ वैसे ही मेरे पास एक फॉर्मेट यहाँ पर बनकर आ रहा है। ये जो dx/dt है ये तो वेलोसिटी में तब्दील हो जाएगा। अब मेरे पास जो पार्ट बचा वो बचा a इंटू में वेलोसिटी इंटू में dB/dx। अब ये तीनों ही वैल्यू मेरे पास गिवन है। कैसे गिवन है देखते हैं। सबसे पहले तो एरिया आप निकाल पाएंगे कि यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो यहाँ पर 5/100 लिखेंगे, एरिया हो गया है। वेलोसिटी हमने मीटर पर सेकेंड में पहले ही निकाल ली थी जो कि होगी 5 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आप देखेंगे dB/dx, वो भी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। स्टैंडर्ड यूनिट में dB/dx आ रहा है 10⁻⁻1, है ना। इतना पोर्शन आ गया, बस अब इसकी कैलकुलेशन करनी बाकी रह गई है। सो देखते हैं कैलकुलेशन में क्या आएगा। 12 5 होता है हमारे पास 60 और 60 × 5 हो जाएगा 300। ये नीचे आ रहे हैं 4 0, 4 ऊपर जाएंगे तो -2 -1 -3 और ये आ जाएगा 10⁻⁻7। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ आएगा 300 × 10⁻⁻7। तो ये हमारा पहला ईएमएफ निकला, मतलब E1 निकल गया है आपका। E1 आपके पास आ गया है 300 × 10⁻⁻7। अब हमें निकालना है सेकंड केस के लिए। ये तो छोटा सा ही केस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हेयर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखें तो अब हमारा ईएमएफ क्या होगा, लेट्स सी। E2 इज इक्वल टू d∅/dt। अब इस बार टाइम के रिस्पेक्ट में ही है तो हमें कोई इशू नहीं है, थर्ड वेरिएबल लाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा b इंटू ए, एरिया अगेन कांस्टेंट है। अब यहाँ हो जाएगा मेरे पास dB/dt जिसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सो एरिया की जो वैल्यू है वो आएगी 5/100 लेंथ इंटू फिर ब्रेथ 12/100 इंटू dB/dt, वो हो जाएगा 10⁻⁻3। इतना आने के बाद 12 5 कितना होता है 60 इंटू 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा -7। तो आप देख पा रहे होंगे ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। सो अगेन आई रिपीट, यहाँ आ गया 60 एंड 60/4 0 नीचे ऊपर जाएंगे तो 7 हो जाएंगे। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ आगे तो किस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो ऐसा लिख देते हैं, अगर छोटी टर्म बनानी है क्योंकि मुझे 9 तक पहुंचना है तो कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। अगर 10 0 इधर काटूं तो ये आ जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 30 × 10⁻⁻6। 10 को नीचे मल्टीप्लाई करा दिया और डिवाइड करा दिया, एक 0 से 0 कट गया, 30 × 10⁻⁻6 आ गया। क्यों कर रहा हूँ मैं? जानबूझ के कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। मैं नहीं चाहता 360 यहाँ पे लेकर आऊँ और उसके बाद करूँ, तो ऐसा भी छोटी वैल्यू के लिए कर सकते हैं। ऐसे यहाँ करेंगे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो 6 × 10⁻⁻6 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब आप जैसे ही इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल करते ही ई नेट आपके पास आएगा 36, 6 + 30 36 × 10⁻⁻6। तो ये आ गया हमारा टोटल ईएमएफ। अब हमें आगे का काम कैसे करना है, इस पावर वाले फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है जो कि E²/r ये फॉर्मूला होगा, मतलब V² है तो E² लिख दिया है। एंड हियर 36 × 10⁻⁻6 raised to power 2 एंड R दे रखा है 6 मिली ओम।
तो मिली है तो 10⁻³ लगाना पड़ेगा और हमारे पास अब पावर निकल आएगी। सो हेयर 36 × 36 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख रहा हूँ, यहाँ 10⁻12 हो जाएगा एंड 6 × 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 6 6 36, देन 6 × 36 × 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या आ गया 10⁻9 आ गया। तो ऑटोमेटिकली देखो वही फॉर्मेट बनता हुआ आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 6 × 36 कराना है जो कि 216 ही होता है। तो 216 10⁻9 वॉट। तो अगर मुझे यहाँ पर इसका आंसर फिल करना है तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा 216। तो यहाँ आंसर आएगा 216। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को एक समराइज कर देता हूँ कि एरिया ये हमारा डाटा दिया हुआ था। इस पूरे क्वेश्चन में बस एक ही फ्रेम आपको देखना है। वो फ्रेम क्या है कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज हो रही है, फिर मेरी मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। दोनों फैक्टरों में अलग अलग ईएमएफ निकलेंगे, E1 और E2 दोनों को ऐड करेंगे, टोटल वोल्टेज हमारे पास आ जाएगी। टोटल वोल्टेज हमारे पास जैसे ही आती है वैसे ही हम इसको पावर के फॉर्मूले में लगा देंगे जो कि V²/R होता है और पावर हमारे पास निकल आएगी 216 × 10⁻⁹ जो कि कंपेयर करने पर इससे 216 हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ हमें दे रखा है कि एक कॉइल है और उस कॉइल में 200 टर्न है, मतलब नंबर ऑफ रोटेशन है 200। एरिया यहाँ पर दे रखा है 0.2 मीटर स्क्वायर। इज रोटेटेड आर हाफ रोटेशन। अब मेरी बात समझना, इसका कॉन्सेप्ट पहले जानेंगे कि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। आप सभी ने यहाँ पर ये हॉर्सशू मैग्नेट होता था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसी के संदर्भ में यहाँ पर एक हमारे पास कॉइल होती थी जिसमें करंट आई कुछ इस दिशा में जाया करता था, है ना। और ये जो कॉइल है ये इन दोनों मैग्नेट के बीच में रोटेट होती थी। तो रोटेशन के वक्त होता क्या था कि यहाँ पर चुंबक से निकलने वाला फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जाके इससे टकराएगा। अब इससे टकराएगा तो फ्लक्स हमारे पास क्या निकल कर आता था, B वेक्टर इंटू A वेक्टर, दोनों ही डॉट प्रोडक्ट होते थे। तो यहाँ BA cos थीटा लिख सकते थे, ये कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। अब ये जो थीटा है ये एंगुलर प्रोफाइल ले रहा है, तो जब भी एंगुलर प्रोफाइल बनती है तो थीटा क्या होता था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा होती थी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती थी जो कि थीटा ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। तो जो मेरे पास फ्लक्स आएगा वो आया BA cos ω t। ये हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला रहेगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। सो हियर एरिया हमें दे रखा है, अब बोला जाता है हाफ रोटेशन पर सेकेंड। इसका अर्थ ये होगा कि जो भी आपका एंगल आएगा, जो भी आप थीटा यहाँ पे लेना चाह रहे हैं, तो रेवोल्यूशन थीटा अपॉन टाइम आपको दे रखा है यहाँ पर हाफ रोटेशन जो कि पाई है, तो एक तरीके से ओमेगा होगा, है ना। रेवोल्यूशन पर सेकंड दे रखा है कि कितना चक्कर कितने टाइम में लग रहा है, पर सेकंड लिखा हुआ है, यूनिट का खास ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में। एंड इन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है 0.01 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। सो द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल इज, ये हमें निकालना है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, हम शुरू करेंगे फिर वहीं से कि हमें मैक्सिमम वोल्टेज की तरफ जाना है। तो अभी मैंने आपको BA cos ω t का कॉन्सेप्ट समझाया। अब यहाँ पे जब कभी भी फ्लक्स आएगा, जब फ्लक्स आएगा तब फैराडे का सेकंड लॉ इंट्रोड्यूस होगा। जब फ्लक्स आएगा तब फैराडे का सेकंड लॉ इंट्रोड्यूस होगा। तो फैराडे का सेकंड लॉ कैसे इंट्रोड्यूस होगा देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम d∅/dt। अब इसका डिफरेंशिएट करें तो B × A cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ ω t, और ω t का चेन रूल लगाएंगे तो ओमेगा बनता है। तो हेयर इट इज नेगेटिव, सो माइनस BA ओमेगा साइन ω t। तो फैराडे का सेकंड लॉ हम यहाँ पर लगाने जा रहे थे। तो ये नेगेटिव है ऑलरेडी, तो ये हमने डिफरेंशिएट किया है, एक नेगेटिव और आ जाएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपके पास EMF जो आ रहा है
वो आ गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब आपको वोल्टेज मैक्सिमम चाहिए। देखो इस पार्ट को कैसे मैक्सिमम बना सकते हैं, इसे बोलेंगे अभी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो आप क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी को 1 ले लेंगे, क्योंकि 90 डिग्री होना चाहिए ओमेगा टी। तो ओमेगा टी 90 डिग्री, बिकॉज साइन 90 डिग्री ही मैक्सिमाइज होता है। तो मैक्सिमाइज होने का मतलब है कि साइन 1 हो जाएगा। अब मेरे पास मैक्सिमम ईएमएफ आ गया बी ए ओमेगा। अब इसी वैल्यू में हम जो भी डाटा है वो पुट करेंगे। अब पुट कैसे करेंगे, लेट्स सी। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये तो एक चक्कर के लिए निकला, वहाँ पे तो n रोटेशन हो रहे हैं। कितने रोटेशन हो रहे हैं, 200 रोटेशन हो रहे हैं। तो टोटल ई मैक्स कितना होगा, n इंटू बी ए ओमेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक रोटेशन का इतना तो n रोटेशन का कितना, वो मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ आ गया n बी ए ओमेगा। तो n की वैल्यू है 200, देन b की जो वैल्यू है वो है 0.01। फिर उसके बाद देखिए एरिया की जो वैल्यू है वो है 0.2 एंड देन फिर ओमेगा की वैल्यू आएगी मेरे पास पाई। तो ये हमारे पास पूरा पोर्शन एक तरीके से दिया हुआ है। अब शुरुआत करते हैं कि इसको सॉल्व करना है, लेकिन पाई सॉल्व मत करना, क्योंकि यहाँ 2 पाई अपॉन बीटा की फॉर्म में ही मुझे फॉर्मेशन दी हुई है। सो हेयर 2 इंटू 10⁻², यहाँ लिख सकते हैं 1/100 एंड देन 2/10 इंटू अगेन पाई। तो यहाँ 2 पाई तो ये फिक्स हमने कर दिया, इसे हम नहीं छेड़ेंगे, बाकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ आएगा 2 इंटू 10⁻, ये कटेगा तो यहाँ आएगा 2/10 इंटू में 2 पाई। अब यहाँ ये आ जाएगा मेरे पास 1/5। सो 2 पाई/5 वोल्ट, ये हमारा आंसर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अब कंपेयर करेंगे 2 पाई/बीटा से, तो 2 पाई/बीटा से कंपेयर करने पर बीटा की जगह आपकी वैल्यू क्या आ गई है, 5 आ गई है। तो आंसर फिनिश होता है। तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी फॉर्मूले के बेसिस पे था। डिफरेंशिएट किया, मैक्सिमाइज किया, n से मल्टीप्लाई किया एंड देन गेट द आंसर। सो आसान न्यूमेरिकल था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अदरवाइज हम अगले क्वेश्चन पर अब बढ़ रहे हैं। So now come to the next question. So the question number 3, a rectangular loop of a length 2.5 meter and width is 2 meter is placed 60 degree to the magnetic field at 4 Tesla. So the loop is removed from the field in 10 seconds. So the average EMF induced in the loop during this time. ये हमें निकालना है। तो शुरू करते हैं। हमें एवरेज EMF की बात की गई है, तो हमें फंडामेंटली पता होना चाहिए कि एवरेज ईएमएफ का फैराडे लॉ क्या बोलता है कि चेंज इन फ्लक्स अपॉन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये बोला जाता है। तो यही फॉर्मूला लगेगा सिंपली, जैसा हम अभी पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे। तो एवरेज ईएमएफ क्या होगा, डेल फाई अपॉन में डेल्टा टी। इसका अर्थ क्या होगा कि जो फ्लक्स आपका फाइनल आया और जो फ्लक्स आपका इनिशियल आया वो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोलता है कि लेंथ दे रखी है और विड्थ दे रखी है, तो इससे तो एरिया पता लगेगा। तो 2.5 इंटू 2, तो 2.5 का डबल कर देंगे तो 5 मीटर होता है, 5 मीटर स्क्वायर। उसके बाद एंगल बोलता है, तो थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड भी बता दी गई है जो कि है 4 टेस्ला। अब उसने बोला है द लूप इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद वो फील्ड क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। मतलब इनिशियल लेवल पर फ्लक्स है लेकिन 10 सेकेंड के बाद फ्लक्स नहीं है, ऐसे ही बोला जाएगा। तो अगर ऐसा है तो 10 सेकेंड के बाद फ्लक्स नहीं है तो फाइनल वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनल फ्लक्स यहाँ नहीं होगा। इस लाइन का बहुत गहन मतलब निकला यहाँ। सो द लूप इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड इन 10 सेकेंड, इसका मतलब 10 सेकेंड के बाद फ्लक्स नहीं रहेगा, फाइनल फ्लक्स 0 हो गया है। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इनिशियल फ्लक्स अपॉन में टाइम लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। तो इनिशियल फ्लक्स किस पे टिका होता है, बी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टी। और बहरहाल ये सारी की सारी वैल्यू हमें दे रखी हैं, तो ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है और आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। तो आंसर देखें तो एवरेज ईएमएफ हमारा आता है बी, मैग्नेटिक फील्ड है 4 टेस्ला और उसके बाद एरिया है हमारे पास 5 मीटर स्क्वायर एंड देन उसके बाद कॉस थीटा जो कि कॉस 60 डिग्री दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय टाइम टी। टी की जगह हमारे पास वैल्यू आएगी 10 सेकेंड। इतना आने के बाद ये 5 2 ज़ा 10, ये इससे कटा 2,
2 टाइम्स ऑफ cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है आधा, तो आंसर क्या आ गया +1 वोल्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक जाएगा। बाकी पार्ट सारा कैलकुलेशन का ही था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। तो बस इसमें जो मैं समझता हूँ जब से बेस्ट जो क्वेश्चन है यहाँ, वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये वाली लाइन की वजह से होना चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ प्लस और माइनस में गलती करेंगे। बहुत बच्चों का जिन्होंने इनिशियल फ्लक्स को 0 कर दिया, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर कुछ बच्चे क्या सोचते हैं इनिशियल लेवल स्टडी कंडीशन 0 0 0, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन करते हुए आते हैं। तो जिन्होंने अगर इनिशियल 0 कर दिया तो उनका आंसर नेगेटिव में आएगा, डी ऑप्शन बनेगा, जो कि गलत है। तो आपको लाइनों को अच्छी तरह पढ़ना है, और ये सब चीज़ें तभी आएंगी जब आप ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस की रिपीटेशन करते रहेंगे, तो आप आसानी से इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। सो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, जिसमें बोला हुआ है कि 2 कॉइल हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.02, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है 0.002 हेनरी, एंड द करंट चार्जेस इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। तो आई की वैल्यू हमें दे दी गई है, इंस्टेंटेनियस होता था, आई नॉट मैक्सिमम होता था, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ देखें तो जो आई नॉट है वो 5 एम्पियर है, यहाँ देखें तो जो ओमेगा है वो 50 पाई रेडियन पर सेकेंड है। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इन द सेकेंड कॉइल इज अल्फा पाई अपॉन अल्फा, या पाई अपॉन ए बोलेंगे, पाई अपॉन ए है, वोल्ट विद द वैल्यू ऑफ ए इज। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। अब मैं दोबारा बताऊं म्यूचुअल इंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। तो यहाँ पर भी EMF -m di अपॉन dt, ये कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस में फैराडे लॉ जब आता था तो इसमें फ्लक्स होता था, और जब सेल्फ इंडक्टेंस होता था तो -L di अपॉन dt लगाते थे। L इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। जब म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है तो m लगाएंगे, E इज इक्वल टू -m di अपॉन dt। तो अपनी फॉर्मूला शीट आप पैरेलली बना रहे होंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको सिखाया है। कभी भी प्रीवियस ईयर करें तो अपनी फॉर्मूला शीट साथ में रखें, और जो नए फॉर्मूले आपको दिखते जाएं। वैसे बहरहाल ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये तो काफ़ी कॉन्वेंशनल और CBSE का ही फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई नए फॉर्मूले दिखें तो आप उसको अपनी फॉर्मूला शीट में ऐड करते जाइए और रोज़ उसका मनन करिए। मतलब जैसे ही सुबह उठते हैं अपनी शुरुआत करने से पहले आप पहले सारी फॉर्मूला शीट को एक बार देख लीजिए और उसके बाद न्यूमेरिकल लगाइए। ऐसा अगर आप करते रहेंगे मल्टीपल 4 या 5 या 6 महीने, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कुछ बच्चों को समस्याएं रहती हैं, क्वेश्चन देखते हैं, यही नहीं पता होता कि शुरुआत कैसे करनी है। तो उसका शुरुआत ना करने का कारण सिर्फ ये होता है कि हमारे पास कोई बेसिक आधार नहीं होता, कोई फॉर्मूले के बेसिस पर चीज़ें नहीं होती, जिस वजह से हम जस्ट इनिशिएटिव भी ले पाएँ और सही इनिशिएटिव ले पाएँ। राइट अप्रोच से ही राइट आंसर निकलते हैं। सो यहाँ पर देखें तो EMF मेरे पास -m di अपॉन dt है, जिसमें m की वैल्यू मेरे पास है और di अपॉन dt हमें निकालना होगा, और मैक्सिमम वैल्यू EMF की चाहिए। तो शुरू करते हैं। करंट आपके पास है I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आप देखें तो di अपॉन dt अगर आप करते हैं तो यहाँ आ जाएगा I नॉट, साइन का हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी, चेन रूल लगाएंगे तो ओमेगा आ जाएगा। तो I नॉट इंटू ओमेगा cos ओमेगा टी आ गया। अब एक चीज़ और जानने को मिलती है हमें यहाँ कि ये सारी वैल्यूज चलो पता लग गई हैं हमें, लेकिन अब मुझे इसको मैक्सिमाइज भी करना है, क्योंकि EMF मैक्सिमम उन्होंने मांगा हुआ है। अगर EMF मैक्सिमम मांगा है तो आपको di अपॉन dt अगर मैक्सिमाइज करना है तो cos ओमेगा टी को क्या बनना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। मतलब ओमेगा टी की वैल्यू 0 डिग्री होनी चाहिए, तो cos 0 1 होता है। तो इसको मैक्सिमाइज करने का अर्थ है कि cos ओमेगा टी को 1 बना दिया, तो जो कि I इंटू ओमेगा निकल कर आया। अब इस वैल्यू को हम उठाकर वहाँ पे रखना चाहते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो नेगेटिव साइन तो लगाएंगे नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन के लिए होता है। तो यहाँ होगा m टाइम्स ऑफ di अपॉन dt, जिसमें m की जो वैल्यू है वो 0.002 हेनरी दे रखी है, और di अपॉन dt की आप वैल्यू ऑलरेडी मैक्सिमाइज करके निकाल चुके हैं, वो आएगी I नॉट इंटू ओमेगा। अब आप समझ चुके होंगे कि सारी वैल्यूज तो हमें ऑलरेडी गिवन है। इसको लिख सकते हैं 2/1000, I नॉट को 5 लिखेंगे और ओमेगा हमारे पास 50 टाइम्स ऑफ पाई है। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है और पाई को ऊपर ही रखना है। तो देखते हैं, 1 0 से 1 0 कटा, फिर उसके बाद देखें तो यहाँ आ जाएगा 5 2 ज़ा,
यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये आ रहा है π/2 वोल्ट। इसका मतलब π/a यहाँ पे लिखा हुआ है, तो a की जगह हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो a की जगह हमारा आंसर आएगा 2। तो बेसिक क्वेश्चन था, एक फॉर्मूला लगाया, उसे मैक्सिमाइज किया और आंसर तक हम पहुँच गए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है और अगले 5 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में डालने वाला हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट आप क्लिक कर सकते हैं। सो राइट नाउ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।